हर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम तफ्तीश के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। नाजरीन, आज हम आपको रूबरू कराएंगे जुर्म के उन खौफनाक चेहरों से जिनके कारनामों ने फैला रखी है सनसनी। जुर्म की वो दास्तानें जिनमें कहीं अपनों ने ही अपनों को दिया फरेब तो कहीं किसी अजनबी ने दिया धोखा। जुर्म की कुछ ऐसी ही वारदातों से पर्दा उठाने और मुजरिमों की हर हरकत से आपको बाखबर करने के साथ मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना यह खास प्रोग्राम तफ्तीश। आज तफ्तीश की शुरुआत करेंगे निहायत ही हसास मामले पेट्रोगेट से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक और मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गिरोह का सरगना अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने शांतु सैकिया को जैसे ही कोर्ट में पेश किया, सैकिया ने पुलिस पर ही लगा दिया संगीन इल्जाम। आप खुद ही देखिए। पेट्रोगेट डॉक्यूमेंट लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने नोएडा से लोकेश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाद में लोकेश की निशानदेही पर पुलिस ने डॉक्यूमेंट लीक करने में शामिल शास्त्री भवन से 6 और लोगों को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जबरन घुसने, चोरी, मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी के दफात के तहत अलग से मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये मॉड्यूल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जासूसी में शामिल गिरोह से अलग है। कोर्ट ने नए मॉड्यूल के सरगना लोकेश को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। व्यक्ति है जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे नोटिस में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इसने डॉक्यूमेंट अनऑथराइजली रिमूव करके कुछ लोगों को ये दिया करता था पैसे के लिए। तो इस व्यक्ति को हमने जो है गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट लीक मामले में सहाफी शांतनु सैकिया समेत 4 मुलजिमीन को रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े 4 मुलजिमीन को 6 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। इस दौरान सहाफी शांतनु सैकिया ने पुलिस पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कराए जाने का इल्जाम लगाया है और इसे बड़ी साजिश करार दिया है। कॉर्पोरेट जासूसी के मुश्तबह मामले का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के 2 अफसरान, 3 बिचौलिए और कई बड़े कंपनियों के अफसरान को गिरफ्तार किया है। खबर है कि कोयला, पेट्रोलियम जैसी अहम वजारत के कई बड़े अफसरान पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस उन तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिससे और मुलजिमीन तक वो पहुंच सके। आलमी समय के लिए दिल्ली से जफर अब्बास की रिपोर्ट। हैरानी होती है जब हम सुनते हैं कि एक मामूली सरकारी मुलाजिम अरबपति बन गया। चौंकिए मत, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। लोकायुक्त टीम ने इंदौर में आबकारी शोबे के एक अफसर के घर छापा मारा। दौलत देखकर सब हैरान रह गए। इंदौर की पॉश कॉलोनी में ये बंगला देखकर इसमें रहने वाले की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। गेट पर नजर रखने के लिए 2 सीसीटीवी कैमरे, नेम प्लेट पर बड़ा सा नाम आरसी जायसवाल एक्साइज डिपार्टमेंट। लेकिन ये जनाब शोबे में कोई अफसर नहीं बल्कि मामूली मुलाजिम है और कमाई से ज्यादा ठाठ बाट में लोकायुक्त को इस घर तक पहुंचा दिया। ये आरक्षक से पूर्व ये करीब 10 साल सेल्समैन के रूप में रहे हैं आबकारी विभाग में। 30 साल से अधिक का इनका सेवा काल है। इनके द्वारा भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जन करने की सूचना लोकायुक्त संगठन को प्राप्त हुई थी। इस सूचना का सत्यापन करने के बाद आज छापे की कार्रवाई की गई है। श्री रामचंद्र जायसवाल के मकान नंबर 780 ए सुदामा नगर निवास स्थान पर, मालीपुरा में मकान नंबर 35 और मालवा काउंटी के नाम से इनकी एक होटल है गंगवाल बस स्टैंड पे। इन 3 स्थानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई। अभी तक की कार्रवाई में जो दौलत और नकदी मिली है वो हैरान कुन है। इंदौर के सुदामा नगर का बंगला, गंगवाल बस स्टैंड के पास मालवा काउंटी होटल, मालीपुरा में एक मकान और महादेव नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी। इंदौर में एक प्लॉट, गांव में 4-4 हजार स्क्वायर फीट के प्लॉट्स,
इंदौर के आसपास कई शराब ठेकों में हिस्सेदारी, शराब फैक्ट्री में भी शेयर की जानकारी, 4 ट्रक, 3 लग्जरी गाड़ियां, 4 बाइक्स, 8.5 लाख से ज्यादा के जेवरात, 25,000 की चांदी की जेवरात, 5.5 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। छापे की कार्रवाई में एक महादेव ट्रांसपोर्ट मालीपुरा में होने के दस्तावेज, 2 भूखंड राउ क्षेत्र में इनके फार्म हाउसेज 4-4 हजार वर्ग फीट के मिलने के दस्तावेज और एक भूखंड इंदौर शहर में और मिलने के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और करीब 45 से 50 बैंक खातों की जानकारी मिली है जिनका दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। 8 लाख से अधिक का स्वर्ण आभूषण और करीब 25,000 रुपए की चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। नगद के रूप में करीब 5.5 लाख रुपए नगद मिला है इनके यहाँ और इंदौर के आसपास की शराब की दुकानों में इनकी भागीदारी के दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है और 4 वाहन इनके ट्रांसपोर्ट में संचालित हैं बड़ी और 3 कारें इनके दस्तावेज मिले इनके पास और 4 2 व्हीलर वाहनों के दस्तावेज मिले हैं। एक मामूली सरकारी मुलाजिम की ये ठाट-बाट जाहिर है जमकर घपले में मशगूल रहा होगा रामचंद्र जायसवाल। जायसवाल ने सेल्समैन के तौर पर आबकारी शोबे में नौकरी शुरू की। अगर इसकी तनख्वाह का तखमीना निकाला जाए तो 25 से 30 लाख रुपए होती है, लेकिन जो इमलाक इसके पास से मिली इसका शुरुआती तखमीना 3 करोड़ का किया जा रहा है। करीब इनका 33 वर्ष का सेवा काल है और जो हमारा अनुमान है उससे इनको 25 से 30 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त हुए होंगे अभी तक। और अभी सर इनका मकान वगैरह, इनका मूल्यांकन वगैरह क्या होगा, जेवरात वगैरह? मूल्यांकन की कार्रवाई लोक निर्माण विभाग से कराते हैं, पर मोटा अनुमान अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी प्रकाश में आई है। लॉकर की अभी जानकारी पूछताछ की जा रही है, दस्तावेजों का परीक्षण हम कर रहे हैं। फिलहाल लोकायुक्त मुलजिम के दस्तावेज खंगाल रही है, साथ ही पूछगछ की जा रही है। अभी बैंक खातों और लॉकर्स की जानकारी नहीं मिली है, हिस्सेदारियों का भी हिसाब किताब होना है। ऐसे में अब तक की इनकम का तखमीना और भी बढ़ सकता है। आलमी समय के लिए इंदौर से मनोज खांडेकर की रिपोर्ट। क्या कोई बेटा प्रॉपर्टी के लिए अपनी मां पर जुल्म ढा सकता है? अपनी नाबालिग बहन को अपने ही साले के हवाले कर सकता है? हैरान मत हो, कुछ ऐसा ही हुआ है एक नाबालिग लड़की के साथ। अपने सगे भाई पर उसने लगाए हैं सनसनीखेज इल्जामात। अजमेर के खातून थाने में खड़ी इस नाबालिग ने ऐसे इल्जामात लगाए हैं जिसे सुनने के बाद रिश्तों से भरोसा उठ जाए, इंसानियत लहूलुहान हो जाए। पहले सुनिए नाबालिग के सनसनीखेज इल्जामात। बहुत गंदा किया उन लोगों ने, एक प्रॉपर्टी के लिए किया। मेरी भाभी ने अपने नाम घर कराना चाहती थी, मार पिटाई। जब से पापा एक्सपायर हुए जब से बहुत परेशान करते थे, इंजेक्शन भी लगाते थे, घर के अंदर ही रखते थे, कहीं जाने भी नहीं देते थे और स्कूल भी छोड़ा दिया कि मैं किसी को कुछ बता नहीं दूं। पैसे के खातिर उन्होंने मुझसे की चिता पे भी केस करवा दिया, झूठा और मम्मी के खिलाफ, भैया के सबके खिलाफ लिखवाया, झूठा मार के मुझे बहुत छुरी से बहुत डराती थी कि जितनी जान से मार दूंगी तुझे। मेरी भाभी बहुत गंदी है। उसके भाई ने शादी बोलती उसके भाई से तेरी शादी, अपने भाई से शादी कराऊंगी। उसके भाई ने बहुत दिन तक मुझे बहुत परेशान किया, गंदे मेरे साथ हरकतें की, स्कूल भी छोड़ा दिया मेरा और मुझे अभी तक बहुत परेशान की। जब मैंने सारी बातें अम्मी को बताने के लिए किया तो उसने मेरी वीडियोस बना रखी थी, वो दिखाने लगी मुझे और बोली तूने किसी को भी कुछ बोला तो मैं सबको दिखा दूंगी और मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। और उन्होंने किया, व्हाट्सएप पे डाल के ग्रुप बना लिया मेरे गाँव की चोरी गुड़िया के नाम से। इस लड़की का इल्जाम है कि 29 दिसंबर 2013 को उसके वालिद की मौत के बाद उसका सगा भाई वालिद की जायदाद अपने नाम कराने के लिए मां पर दबाव डालने लगा। मां ने जब इनकार किया तो उसे मारा पीटा। इसके बाद उसने अपने साले आजम को अपने घर बुला लिया। भाभी ने लड़की पर आजम के साथ निकाह करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। लड़की ने इनकार कर दिया, जिसके बाद भाभी ने लड़की की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए साजिश रची। एक दिन जब लड़की बाथरूम में नहा रही थी तभी भाभी ने उसकी नीम बरहना तस्वीरें खींच ली। इसके बाद भाभी ने 2 टूक लफ्जों में लड़की को धमकी दे डाली, या तो आजम के साथ निकाह कर लो या अपनी बदनामी के लिए तैयार हो जाओ।
भाभी की साजिश ने लड़की को बुरी तरह परेशान कर दिया। अभी वो किसी नतीजे तक पहुंचती तभी भाभी ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर इसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। जब से पापा की डेथ हुई 20 नवंबर को 2013 में, 2-3 महीने तक, 1 महीने तक तो ठीक रहा, सब लोग, कुछ गलत नहीं था। फिर मम्मी से सिग्नेचर कराने लगे कि तुम सिग्नेचर कर दो, है ना, प्रॉपर्टी चाहिए हमें, भाभी के नाम करवानी है। हम पे तो मम्मी ने मना किया तो भैया मारने लगे मम्मी को, और मेरी भाभी बहुत बुरा मारती थी। आपके भाई का क्या नाम है और आपकी भाभी का क्या नाम है? भाई का नाम मोहम्मद फिरोज है और भाभी का नाम शादमानी, और आजम उनका सबसे बड़ा भाई है, वो सबसे गंदा, उसी की वजह से हुआ, सारा माइंड उसी का, उन्होंने गेम बना के डाल दिया मेरा। पहली कब हुआ इस तरह की आपके साथ जो घटना हुई? मेरे घर पे मेरी भाभी के रूम के अंदर मुझे इंजेक्शन लगा के गंदा वाला बेहोशी का, और मेरे भाभी दोनों हाथ पकड़ के मेरे और इंजेक्शन लगाया और आजम के साथ रूम में छोड़ दिया। फिर मुझे 2-3 दिन बाद होश आया, मैंने बोला तो मुझे बहुत मारा उन लोगों ने, मुझे घर में ही रखते थे, कहीं जाने भी नहीं देते थे। अब आप इंसाफ चाहिए मुझे, उन लोगों को जेल में डालना है। लड़की के इल्जाम के मुताबिक जायदाद हथियाने के लिए सगे भाई ने 17 साल की अपनी बहन को अपने साले के हवाले कर दिया। लड़की की सगी भाभी अपने भाई के साथ मिलकर इसकी बेपर्दा हालत में ली गई तस्वीरें व्हाट्सएप पर अपलोड कर रही थी। लड़की का इल्जाम है कि जब वो इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया। पुलिस में भी कई बार बताने की कोशिश की, उन लोगों ने भी भगा दिया, कई बार बात करके समझौता कॉम्प्रोमाइज बोल के वापस घर भेज दिया। घर जाके फिर भैया मारते थे, मम्मी मारती थी, वो मम्मी को मारती थी मेरी भाभी, बहुत बुरा, और हम लोगों को बहुत परेशान करती थी। अब तो उन्होंने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया, देख के सुबह दरगाह में रहते हम लोग। लड़की की फरियाद के बाद एसपी के हुक्म पर किशनगंज थाना ने नाबालिग के भाई, भाभी और साले के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल पीड़िता एसपी साहब के समक्ष पेश हुई थी। उसने अपने कुछ बताया कि मेरे साथ इस तरह घटनाक्रम हुआ है, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। सर, आरोप अपने भाई के ऊपर लगा रही कि भाई ने, भाभी ने असली क्लिप बनाई है और भाई के साले ने उसके साथ दुष्कर्म किया, इसमें भाई और भाभी का योगदान है। अभी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। अभी उसने आरोप लगाया है, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। उसका आरोप ये है कि उसकी भाभी अपने भाई से इसकी शादी करवाना चाहती थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेके कि मेरे भाई से शादी करवा देती हूँ तो प्रॉपर्टी हमारे बीच ही रहेगी, और इस बीच उसने कुछ आरोप लगाया, उनकी सत्यता की जांच की जा रही है। क्या क्लिपिंग पेश की? उसने बता रही है, अभी क्लिपिंग हमारे सामने पेश नहीं की, उसने बताया है, तो हम आईटी एक्ट के तहत और पॉक्सो में दर्ज किया गया, जांच की गई। जराए बताते हैं कि लड़की ने पहले भी एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में अदालत में दिए अपने बयान से मुकर गई थी। इस बारे में जब लड़की से पूछा गया तो उसने बताया था कि उसकी फहश वीडियो क्लिप के जरिए उसके भाई ने उसे धमकाया और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल का झूठा इल्जाम लगाने के लिए मजबूर किया था। बाद में मुबैना तौर पर भाई ने प्रॉपर्टी डीलर से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सच खंगाल रही है। आलमी समय के लिए अजमेर से राधेश्याम गोयल की रिपोर्ट। आलमी समय के खास प्रोग्राम तफ्तीश में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुर्म से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस,
अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम तफ्तीश। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ सरकारी महकमों की ऐसी करतूतें जो सरकार को ही चूना लगा रही हैं। जब सरकारी महकमे ही सरकार को चूना लगाने लगे तो फिर दूसरों के बारे में क्या कहेंगे। सरकारी महकमों पर बिजली का बकाया कोई नई बात नहीं, लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। अब ऐसे महकमों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सरकारी विभागों का सीएसईबी पर 66 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है। सबसे ज्यादा परेशानी सीएसईबी को हो रही तो अपने खुद के सरकारी विभागों से हो रही है। शासन के जितने भी सरकारी विभाग हैं उनकी अगर बात करें तो 66 करोड़ रुपए का सीधा सीधा बकाया सीएसईबी पर है। सरकारी शोबे ही बिजली महकमे को बर्बाद करने पर तुले हैं। लगभग 2 दर्जन शोबों पर बिजली का 66 करोड़ रुपयों का बकाया है। इसमें सबसे अहम शोबा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायतें। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पता चलता है कि कॉरपोरेशन पर 14.06 करोड़ रुपए का बकाया है, नगर पालिकाओं पर 5.32 करोड़, नगर पंचायतों पर 6.39 करोड़, पंचायत और देही तरक्याती शोबे पर 20 करोड़, पुलिस महकमे पर 4.10 करोड़ के साथ साथ 20 सरकारी शोबों पर 66.71 करोड़ का बकाया है। ऐसे में अब बिजली महकमे ने कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हलकों में स्ट्रीट लाइट और पंपिंग स्टेशन की बिजली काटी जा चुकी है। बकाया राशि चूंकि आपको मैंने बताया कि 66 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, तो ऐसी स्थिति में डिस्कनेक्शन हमारे यहाँ अभी बिलासपुर में शुरू कर दिया है, रायगढ़ में शुरू किया है, अंबिकापुर में शुरू किया है। क्या डिस्कनेक्शन होता है सर? अभी पहले हमने सड़क बत्ती काटे हैं और यदि भुगतान नहीं आएगा तो फिर सारे कनेक्शन काटने पड़ेंगे। ये शोबा लगातार नवंबर महीने से इन महकमों को नोटिस भेजता रहा, लेकिन अदायगी न होने पर बिजली कटनी शुरू हो गई। खास बात यह है कि इन शोबों की इस लापरवाही के चलते आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सरकारी अधिकारियों की जो लापरवाही है, जिसके चलते बिल पेमेंट नहीं हुए, सीएसईबी को जो घाटा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो सीधा सीधा उसका जो नुकसान है वो आम आदमियों को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर सड़क बत्ती और जो पाइप जो पंप की सप्लाई है, जो पानी की सप्लाई है, अगर वो रोक दी जाती है, बत्ती काट दी जाती है, कनेक्शन काट दिया जाता है, तो उसका नुकसान सीधा सीधा आम आदमी को उठाना पड़ सकता है। समय के लिए कैमरामैन विश्वनाथ साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। कोयला माफियाओं का सरकार को चूना लगाना कोई नई बात नहीं, लेकिन सूरजपुर और बलरामपुर का मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। गांव वालों के सहारे ये माफिया कोयला चोरी करवाते हैं। हैरत की बात यह है कि पुलिस के साथ साथ इसमें कोयला महकमे के अफसरान भी शामिल हैं। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। सूरजपुर जिले में कोयला चोरी का गोरख धंधा खुलेआम पुलिस और इंतजामिया की मिली भगत से SECL की आंखों के सामने हो रहा है। चूंकि सबकी मिली भगत है, इसलिए सब चुप हैं। रजापुर, सालही, आमगांव, मिश्रापुर, मानी, मटगांव, बरापरा, चंद्रपुर, दुप्ती, चैरा, लक्ष्मीपुर, अमेरा, महान जैसे तमाम जगहों पर कोयला तस्कर गांव वालों को पैसों का लालच देकर कोयला चोरी करवाते हैं और कई जगह गैर कानूनी तौर पर खुदाई तक कराते हैं। गाड़ी खड़ा हो जाता है सर। हाँ। उसके बाद चेक करता है। कितने लोग रहते हैं उतारने वाले? बहुत लोग रहते हैं, एक आग डब्बा में करीब 8-9 आदमी रहते हैं। अच्छा, ये कितने देर तक ये कोयला उतारते हैं लोग? ये पता, जितना टाइम तक खड़ा रहता है उतना टाइम तक उतारते हैं। पोखरी ठेका माटी ले, हाँ। सूखा माटी खोज के लाना, वो जैसे गाड़ी में नहीं गुड़ाई है डोजर। ना गाड़ी तो वहाँ रखा गया है और
जब ब्रेक निकलती है स्टाफ भेजा जाता है। कुछ ऐसे है जो मेन पावर के चलते स्टाफ कभी कभी पहुंच नहीं पाता। सब जानते हैं कि इस कोयला चोरी में पुलिस ही नहीं, SECL के अफसरान और मुलाजिमीन का भी हाथ रहता है। सबका हिस्सा मुतय्यन है। खुद कोयला चोरी में लगे लोगों ने ये बात कबूली है और लोकल यूनियन लीडर तो खुलेआम ही ये बात कहते हैं। इसमें शासन प्रशासन के लोगों की जानकारी में हो रहा है, इनके मिलीभगत से हो रहा है और प्रबंधन भी इसमें कहीं न कहीं शामिल है। हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो कमजोर है और इसी वजह से कोयला चोरी हो रहा है यहाँ पर। नहीं भी 1 रुपया किलो मान लीजिए सब लेते हैं। पुलिस खर्चा, SECL खर्चा, हर किसी का खर्चा आता है। पुलिस भी लेता है, SECL वाले भी लेते हैं। हाँ, SECL लेता है। कोयला तुम लोगों के पास आता कैसे? कोयला आता है जैसे गांव वालों से खरीदते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कोयले खदान से चोरी करवाते हैं। तो SECL वाले कुछ नहीं करते? कुछ SECL वाले भी 1-2 साहब मिले रहते हैं। और पुलिस को देना पड़ता है महीने में। खुद SECL वाले ही कोयला चोरी में अपना हिस्सा मुतय्यन किए हुए हैं। अफसरान कहते भी हैं कि मुताद्दिद वजूहात से कोयला चोरी रोकना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बकौल CMD, SP और कलेक्टर को कोयला चोरी के सबूत दे दिए गए हैं। वैसे इनकी माने तो गांव को यहां से हटा देना ही मुतबादिल बचा है। पूरे फुल स्विंग में चलती थी विश्रामपुर ओपन कास्ट। उस समय भी वहां डंपिंग में लोग घुस जाते थे कोयला चुनने के लिए और समस्या होती थी। यही कारण है कि आज भी जारी है। इसका परमानेंट उपाय तो यही है कि गांव को वहां से शिफ्ट किया जाए और उसमें प्रयासरत हैं ये लोग, गांव को शिफ्ट कर जाएंगे। जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके के संज्ञान में उन्होंने कल ही पूरी बात लाई है फोटोग्राफ्स के साथ और SP साहब, कलेक्टर साहब कन्विंस्ड हैं। उधर SP साहब के क्या कहने, इधर CMD इन्हें सारे सबूत देकर आए। उधर SP साहब कहते हैं कि चोरी की कोई शिकायत है ही नहीं और आम गांव में लगातार पुलिस की गश्त जारी है, लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विगत 1.5-2 महीने से लगभग वहां पे पेट्रोलिंग और ये लगातार वहां चलती है और इस तरह की शिकायतें वहां से प्राप्त नहीं हो रही हैं और पुलिस के द्वारा समय समय पर अक्सर वहां पर दबिश दी जाती है और सुबह और शाम के समय जब इनके द्वारा चोरी की संभावनाएं होती तब लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। तो अभी वहां पर शिकायतें इस तरीके की प्राप्त नहीं हो रही हैं। कोयले के इस काले धंधे में सिर्फ सरकार को ही नहीं नुकसान हो रहा बल्कि गांव वालों की जान को भी खतरा रहता है। हिस्सा लेने के बाद भी पुलिस कई बार इन्हें गिरफ्तार करती रहती है। गांव वालों की जान को भी खतरा बना रहता है। गैर कानूनी खुदाई में गांव वाले अक्सर हादसों के शिकार भी होते रहते हैं। आलमी समय के लिए सूरजपुर से यहाँ वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। तफ्तीश में हाजिर होते हैं जुर्म की दुनिया की और भी खबरों के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आपका खास प्रोग्राम तफ्तीश में। अब हम आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प चोरी की वारदात। पहले उसने मंदिर में साईं बाबा को अकीदत पेश की, उसने आशीर्वाद लिया, फिर लग गया चोरी की वारदात को अंजाम देने में। उज्जैन के एक मंदिर में शातिर चोरों ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन तीसरी आंख सब कुछ देख रही थी। CCTV कैमरे में कैद तस्वीरें उज्जैन के अलखदाम इलाके के साईं बाबा मंदिर की हैं। जुमे की रात इस मंदिर में 2 शातिर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। मामले का इंकशाफ शनिचर की सुबह उस वक्त हुआ जब पंडित जी मंदिर में आए। देखा मंदिर के ताले टूटे हुए हैं और अंदर से साईं बाबा के छत्र और छोटी दान पेटी गायब है। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई और फिर मंदिर में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई।
पता चला कि वारदात को 2 चोरों ने अंजाम दिया है। चोरी करने आए एक चोर ने तो पहले साईं बाबा को अकीदत पेश किया और फिर दोनों चोर वारदात को अंजाम देकर चलते बने। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि चोरी हुए छत्र की कीमत 25,000 रुपए के करीब है, जिसमें काफी नकदी होने की बात कही जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैं रात को मतलब सुबह आया 5 बजे यहाँ पे, जब कन्हैया का आवाज लगाया मैंने, कन्हैया गेट खोलो, तो वो गेट खोलने आए यहाँ पे। तो गेट खोला रहे थे, जब मेरी नजर इस पे पड़ी कीमाड़ पे यहाँ पे, तो ताला टूटा हुआ दिखा मेरे को। मैंने उनको बोला, मैंने कन्हैया ताला नहीं लगा हुआ है, गेट जल्दी खोलो। तो उन्होंने जल्दी गेट खोला। उन्होंने क्या बोला कि लगा हुआ है ताला, यूँ बोला उन्होंने कि ताला तो लगा हुआ है, और ताला खुला था। मैंने जल्दी गेट खुलवाया और यहाँ पे आके देखा ताला टूटा हुआ था। यहाँ एक टोकनी थी, ये स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ था, इस पर टोकनी थी, टोकनी के अंदर वो ताला छोड़ गए टूटा हुआ, और एक ताला यहाँ पे लगा हुआ था। क्या क्या सामान ले गए वो? यहाँ से चांदी का छत्र ले गए बाबा का, जो मस्तक पे था उनके, और उसके अंदर छोटे छोटे छत्र और थे, और दान पेटी ले गए यहाँ से। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ होगा? अब ये तो आइडिया अपने को नहीं है। ये कन्हैया बा कौन है, क्या काम करते हैं? कन्हैया बा यहाँ पे वो भी है, बागवान भी है और देखरेख भी करते हैं यहाँ की। अलगधाम में है, अलगधाम साईनाथ मंदिर है, और वहाँ 21 और 22 के रात में पंडित जी रात को शयन आरती के बाद में चले गए थे ताला लगा के। आज सुबह उन्होंने आकर देखा है तो अंदर के गेट के दोनों ताले टूटे हुए मिले हैं, और मंदिर में एक छोटी दान पेटी जिसमें चिल्लर और जो 5-6 हजार की बताई है उन्होंने, और एक साईं बाबा के सर पे लगा हुआ चांदी का छत्रसाल, वो चोरी हुआ है। किसी अज्ञात बदमाशों ने वहां पर ताले तोड़कर और उक्त चोरी की है। वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिनसे हमने फुटेज वगैरह लिया है, और उन पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। साईं बाबा मंदिर में हुई चोरी से अकीदतमंद बेहद गुस्से में है। वारदात से साफ है कि शातिर चोर भगवान के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। आलमी समय के लिए उज्जैन से राजेश कुलमी की रिपोर्ट। जिंदगी कुदरत का हसीन तोहफा है। हालात कैसे भी हों, हौसले का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर कैसी होती है वो जहनी उलझन जब कोई खुद की जान ले लेता है। राजस्थान में मेडिकल की एक तालिबा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ये दास्तान। राजस्थान के कोटा से खुदकुशी के इतने मामले सामने आने लगे हैं कि लोग ऐसी खबरें सुनने के आदी हो गए हैं, और अब इन्हें इस पर कोई हैरानी भी नहीं होती। इसलिए खुदकुशी के केस में तफ्तीश में निकले पुलिस एहलकारों के चेहरों पर भी संजीदगी नहीं, बल्कि मौत का मजाक उड़ाने वाला असर दिख रहा है। सच है कि जब ख्वाब जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखने लगे, वहाँ मौत पर मातम मनाने का वक्त किसके पास रहता है। बुधवार को भी ऐसी ही खबर आई। जवाहर नगर के एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक तालिबा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जराये बताते हैं कि झारखंड के रहने वाली निधि डॉक्टर बनने का अरमान लेकर कोटा कोचिंग करने पहुंची थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि वो पढ़ाई में काफी कमजोर है। राजीव गांधी नगर के कृष्णा सिटी होम में अपनी सहेलियों के साथ रहने वाली निधि बुधवार को नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में गई और मुबैना तौर पर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद निधि की सहेली उससे मिलने पहुंची तो कमरे का दरवाजा बंद देखकर उसने दस्तक दी। दरवाजा न खुलने पर हॉस्टल इंचार्ज को मामले की जानकारी दी गई। जब दरवाजा खोला गया तो देखने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की की लाश पंखे से लटक रही थी। ये झारखंड की रहने वाली है, एलन में कोचिंग कर रही है मेडिकल की, और हैंगिंग का मामला है। सुसाइड के कारणों का कोई अभी पता नहीं चला। राजीव गांधी नगर में हॉस्टल में रहती है। सहेलियों ने बताया बहुत कुछ लड़की थी, सहेलियों से कुछ नहीं पता चला। वो कारणों की जांच की जा रही। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और निधि के घर वालों को इत्तला भिजवाकर पुलिस निधि की खुदकुशी की तफ्तीश में जुट गई है। आलमी समय के लिए राजस्थान के कोटा से सुनील पंचाल की रिपोर्ट। आलमी समय के खास प्रोग्राम तफ्तीश में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर जुर्म की वारदातों के साथ हाजिर होंगे हम। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।